अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। अच्छा, अब खुश होना है कि उदास होना है? जैसे जैसे तफसीलात सामने आ रही हैं ना, तशवीश में इजाफा हो रहा है, उदासी भी बढ़ रही है, लिटरली खौफ तारी हो रहा है। हम IMF डील के सिक्योर होने की बात कर रहे हैं, जो ज़राए के मुताबिक तकरीबन मामलात तय हो गए हैं। मामलात तय होना सर्टनली पाकिस्तानी मईशत के लिए इस वक्त एक ब्रीदिंग स्पेस पाकिस्तानी मईशत के लिए तो साबित होगी ही, क्योंकि जो बुरे हालात हैं वो हम सब के सामने ही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ज़राए के मुताबिक ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिससे आवाम पर मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो सकता है। ये क्यों आप कह रहे हैं? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं जिसकी हम तस्दीक भी करेंगे, जिसको लेट्स सी कि किस तरह हुकूमत इम्प्लीमेंट करती है। आपको याद है पिछली हुकूमत से ही हम एक बात कर रहे थे कि जो मुआहिदा हुआ था IMF के साथ, उसमें तय था कि हर महीने 5-5 रुपए करके पेट्रोलियम लीवी, पेट्रोल पर डेवलपमेंट लीवी जो है वो वसूल की जाएगी, बढ़ाई जाएगी। और इत्तलात ये हैं कि इस मरतबा भी उसी पर बात आगे बढ़ी है और उस पर इत्तफाक हो गया है। ये आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे और ज़रा इस बात की तस्दीक करेंगे, कुछ ओपिनियंस भी लेंगे डिफरेंट फाइनेंशियल एक्सपर्ट से, इकोनॉमिक एक्सपर्ट से। और हमारे जो वज़ीर दाखिला बने हैं ना इकोनॉमिक एक्सपर्ट, और उन्होंने जो ताज़ा बयान दिया है ना कि जब IMF की डील सिक्योर हो जाएगी तो डॉलर ऑटोमेटिकली 213 से 182 पे आ जाएगा, फौरन वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे जादू होगा, ये हम पूछेंगे। कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे कि ये दावा कितना रियलिस्टिक है। जस्ट इमेजिन कि हम लोग अपने ज़िंदगी में छोटे छोटे मसलों पे कितना परेशान हो जाते हैं और ज़रा क्वेश्चन करने लगते हैं बहुत सारी चीज़ों पर। लेकिन ऐसे भी लोग हैं हमारे सामने जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं हमारी। एक्चुअली हमने बात स्टार्ट की, बिल्कुल आज शो की बात हमने स्टार्ट की ज़रा मुश्किलात से की और कितनी ज़्यादा मुश्किलात और बढ़ सकती हैं। और फिर एकदम से शौकत को देखा तो लगा कि कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत कुछ किया जा सकता है और कुछ सीखेंगे ज़रूर आज शौकत से। ये सेहत सलामत रहे, हाथ सलामत रहें, पैर सलामत रहें तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ें और बताना आपको ये है कि अच्छी खबरें आ रही हैं मईशत के लिए। तो कम से कम IMF डील सिक्योर होने से मुताल्लिक जो मेजर ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस हुई है उसकी हम तफसील भी देंगे। लेकिन आवाम के लिए कितनी मुश्किल साबित हो सकती हैं ये खबरें और ये डेवलपमेंट्स, इस पे भी ज़रा रोशनी डाल लेंगे। इत्तेहादी हुकूमत को मौशी बहास पर सख्त चैलेंजेस दरपेश हैं। पेट्रोल की रिकॉर्ड कीमतों में इजाफे के बावजूद मईशत काबू में नहीं आ रही है, डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है, शहबाज हुकूमत अवाम के निशाने पर है। मुश्किल फैसलों में ताख़ीर भी मज़ीद मौशी बदहाली की वजह बनी है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को ही ले लीजिए, शुरू में हुकूमत ने देखो और इंतजार करो की पॉलिसी इख्तियार की वजह से सबसे बड़ा डेंट उसने पड़ा एक्चुअली, क्योंकि वो लिटरली मतलब इंतजार में ही बैठे रह गए और जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। क्योंकि फिर आपको पता ही है तमाम सब्सिडी ख़त्म करके अचानक 85 रुपीज़ 85 रुपए तक कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी गई, जिससे मुल्क में महंगाई का नया तूफान आ गया और उस पर भी थोड़ी देर के लिए बैठे रहे और फिर एकदम से ये सब कुछ हुआ। और हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए तमाम नज़रें IMF पर लगा रखी हैं और हुकूमत के IMF से मुज़ाकरात जो हैं वो इस वक्त चल ही रहे हैं। और इनफैक्ट रोज़ की ये कोई खबर होती है कि अभी डील हुई और अभी डील। अच्छा जी, तर्जुमान IMF के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम से मुज़ाकरात जारी हैं और अगले बजट के हवाले से अहम पेशरफ्त हो चुकी है। अगले माली साल मौशी इस्तेहकाम की पॉलिसियों पर भी बात जारी है। हुकूमत को उम्मीद है कि IMF से मुआहिदा जल्द हो जाएगा। अब तो ये हो गई अच्छी बातें। अच्छा, अब जरा मीठा मीठा तो हप हप कर लिया हमने, लेकिन साथ ही कड़वा कड़वा भी मुझे लगता है कि हप हप ही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जरा ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हुमा जी, जरा ये कह रहे हैं कि IMF की सख्त शराइत में जिससे अवाम पर मुश्किलात में बेतहाशा इजाफा हो सकता है। अब ये हम नहीं कह रहे, लेकिन ये एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हो सकता है। और ज़राए के मुताबिक अगले बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ जो है वो 7,005 से बढ़ाकर 7,450 अरब रुपए करने पर इत्तेफाक हुआ है। अब ये कहाँ से वसूल किए जाएंगे पैसे, ये इजाफी टैक्स कौन देगा? हमारे जैसे मिडिल क्लास सैलरीड क्लास लोग देंगे या किसी और पे भी लगेगा जो इससे पहले टैक्स नहीं देता है? फिर हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपए, जो इससे पहले भी मुझे याद है मुजम्मिल असलम उन सबसे भी बात करते थे जब ये मुआहिदा सामने आया था, और इन्होंने भी वही किया। 5 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने पर रजामंद हो चुकी है। यानी पेट्रोल की फी लीटर कीमत में भी फौरी इजाफा हो सकता है।
जो सर्टनली तशवीशनाक बात है। फिर IMF का एक मुतालबा ये भी है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 11% की शरह से सेल्स टैक्स भी 1 जुलाई से वसूल किया जाए, यानी लेवी के बाद फी लीटर पेट्रोल पर तकरीबन 25 रुपए से जायद का GST भी अगर इतलाक हो गया तो लग सकता है। ये सब कुछ हम आपको बता रहे हैं कि ये हो सकता है, ये अभी कोई भी चीज़ हतमी नहीं है, लेकिन खदशा यही है कि ये सब कुछ होगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने का मुतालबा भी कर रखा है और पाकिस्तानी हुकाम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। लेट्स सी क्या होता है। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए बता रहे हैं कि कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को जो है $1 अरब फौरी मिलेंगे और साथ ही साथ 2 दिन पहले ही वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने यकीन जाहिर किया था कि 1-2 रोज़ में IMF का जवाब आ जाएगा। IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है हमारे, एज लॉन्ग एज वी हैव द पैसे और 12 लाख रुपए के ऊपर जो है तनख्वाह पे वो इंशाल्लाह ताला वो बात होगी। टैक्स एग्जेम्पशन का बता दें कि 12 लाख वो हम तो इंशाल्लाह ताला उनको फुल बिल्कुल प्रोटेक्ट करेंगे। अल्लाह ताला की रात से उम्मीद है एक आध दिन के अंदर मिल जाए। साथ ही आपको बताएं कि अवामी तनकीद के बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब भी मुश्किल फैसलों के लिए तैयार नजर आते हैं। सुने। मैं समझता हूँ कि हमने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात में ये जिम्मेदारी संभाली है और इंशाअल्लाह इस जिम्मेदारी को इंशाअल्लाह हम निभाएंगे। मुश्किल और बोल्ड फैसले हमने किए हैं, मज़ीद भी अगर हम करने पड़े तो करेंगे ताकि इस मुल्क की जो मईशत है उसको सुधारा जा सके। आने वाले वक्तों में ज़रूर इन मुश्किल फैसलों के बाद अच्छा वक्त आएगा। जो IMF के साथ पिछली हुकूमत ने मुआहदा किया उसकी उन्होंने अपने दौर में उसकी धज्जियाँ उड़ाई और आज हमें IMF के साथ जो हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं वो आपके सामने है। अच्छा जी, साथ ही आपको बता दें कि चेयरमैन PTI इमरान खान इस सूरत हाल से सियासी फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और एक्चुअली कौन नहीं उठाएगा सियासी फ़ायदा इसका। अब उन्होंने भी महंगाई का हथियार जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सुने क्या कहा उन्होंने। बड़े बड़े डाकू हैं, वो जब बाहर भेजते हैं पैसा तो वो उनकी करेंसी पे फ़र्क पड़ता है, तो जब रुपया आपका गिरता है हर चीज़ महंगी हो जाती है, तो इस चोरी से गुर्बत फैलती है। इसलिए जब तक हम बड़े बड़े चोरों को नहीं पकड़ेंगे, इन लोगों को इत्तेसाब नहीं करेंगे, यहाँ चोरी तो रुकनी नहीं लगी। अब वाज़े हो जाए कि इनका वापस आना कोई इस मुल्क के अंदर महंगाई का कम करना नहीं था। महंगाई मार्च जो हो रहे थे 3 धरने दिए इन्होंने कि जी बड़ी महंगाई हो गई, बड़ी फिक्र थी इनको। तो महंगाई का इनका अगर थोड़ा सा भी इनको तकलीफ़ होती लोगों की महंगाई की, तो ये आके सारे महंगाई के रिकॉर्ड, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं हुई जो इन्होंने आके की है। कभी इतनी बेदर्दी से मुल्क की चीज़ें महंगी नहीं की गई जो इन्होंने आके। सर्टनली महंगाई बहुत हुई है, लेकिन ये जो कहानी राम कहानी ही आप इसे कहेंगे, सुनाते हैं ना कि बाहर जब पैसा जाता है तो महंगाई शुरू हो जाती है, ये आप 2013 से 2018 तक आए गए सुनते आए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब वही वाली बातें हैं, ये बिल्कुल वही रिटोरिक है जो सिर्फ पॉलिटिकल रिटोरिक है। हाँ, लेकिन साथ साथ भी थोड़ी सी कंफ्यूजन इस तरह भी अब्दुल्ला आ जाती है, जैसे मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि भी IMF से पेट्रोल का कोई लेना देना नहीं है, चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जा रही है प्राइस, तो लिहाजा इधर भी जा रही है। तो ये भी कंफ्यूजिंग है, कभी लिंक कर दिया जाता है कभी नहीं। उससे पहले ये कहते रहे हैं, फिर एक भोंडी सी एक्सप्लेनेशन ये आई है कि हम IMF में होते हुए, एज़न प्रोग्राम में होते हुए पेट्रोल पे सब्सिडी नहीं दे सकते। पता है क्या मतलब डिसाइड कर लें कि हम क्या कहना चाह अपनाना है, फिर आपकी बातें पकड़ी जाती हैं और बजा पकड़ी जाती हैं क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। जैकेट अच्छी थी वैसे खान साहब की। अच्छा जी, IMF के क्या मुज़ाकरात चल रहे हैं और कब तक ये डील क्लोज होगी, और जो डील क्लोज होगी कितनी फ़ायदेमंद होगी। अशरफ मलकम हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं, पहले तो पता कर लें। अशरफ बताइएगा, एक तरफ तो सर्टनली ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी पाकिस्तानी मईशत को, बड़े दिन से इंतज़ार है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास फ़िलहाल, क्योंकि बाकी भी लैंडिंग्स अगर आनी है तो IMF की डील सिक्योर होगी तो बाकी हमारे दोस्त ममालिक भी कुछ तरह हाथ खुला करेंगे हमारे लिए। लेकिन आवाम के लिए तो अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, जो तफसीलात हम तक पहुंच रही हैं, प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा।
ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। आईएमएफ से डील का मतलब ये नहीं है कि अवाम को फायदा हो जाएगा। पहली बड़ी परेशानी अवाम के लिए आएगी 1 जुलाई से। आईएमएफ का अभी तक मुतालबा है, जिस पे अभी कोई हतमी नहीं इतफाक नहीं हो सका, कि 11% की शरह से जीएसटी आयद किया जाए। 11% अगर कहें तो 22 और 25 रुपए ही तकरीबन बनता है, जो पहले आप कह चुके हैं। दूसरा आईएमएफ का मुतालबा था कि आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 720 अरब रुपए रखे हुए हैं बजट में, उनकी वसूलियां कैसे होंगी वो नए साल से फौरी तौर पर शुरू की जाए। उसमें ताज़ा तरीन इतलात यही आई हैं कि 5 रुपए हर माह उसमें इजाफा किया जाएगा जब तक वो 50 रुपए की सतह तक ना पहुंच जाए। तो अब ये दो चीज़ें तो 1 जुलाई से एक्सपेक्टेड हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक दफ़ा बढ़ेंगी और खासी बढ़ेंगी, और 25 से 30 रुपए तक ज़रूर फी लीटर इजाफा मुतवक्का है। इन जो हमारी बातचीत हुई है मुख्तलिफ ज़राए से IMF के साथ होने वाले मुआहदे के नतीजे में। दूसरा एक और चीज़ जो बड़ी चीज़ हुई है कि पहले पाकिस्तान ने बजट में हदफ रखा था 7,005 अरब रुपए का टैक्स वसूलियों का, अब उसको बढ़ाया गया 7,450 अरब रुपए से। वो जो इजाफी 445 अरब रुपए आने हैं, ज़ाहिर है वो भी किसी ना किस तरह आखिरकार अवाम की जेब से ही निकलने हैं। मजीद टैक्सेस होंगे, टैक्सों की शरह बढ़ाई जाएगी। अच्छा अशरफ, थोड़ी देर जरा आपको रोकेंगे, जरा वापस पेट्रोल पे आ जाते हैं, क्योंकि हमें ये भी पता है ना कि जब पेट्रोल ऊपर जाता है तो हर चीज़ ही ऊपर चली जाती है। तो आप कह रहे हैं कि जब तक 50 पूरा नहीं होगा हम 5 रुपए एक्सपेक्ट करें हर महीने के, इसी तरह इस तसलसल से ही ऊपर जाएगा? जी उसमें बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन कीमत बढ़ना जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत क्या है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत गिरती है तो जो कितनी कीमत में कमी होगी उसको लेवी की मद में हुकूमत एडजस्ट कर सकती है, जीएसटी को भी और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को भी। वो तो अगर दुआ कर सकते हैं ना, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अशरफ आपको क्या लग रहा है? इंतजार में तो नहीं बैठा जा सकता। अभी क्या कोई है चांस इंटरनेशनल मार्केट में कीमत कम होने का, और अगर नहीं है तो इसी पे सर्टनली फिर इजाफा किया जाएगा जो मौजूदा कीमत है उसमें? एक जो पिछले 4-5 दिन से डेवलपमेंट हो रही है, जो पेट्रोल की कीमत थी वो इंटरनेशनल मार्केट में $121 फी बैरल तक चली गई थी। आज ताज़ा तरीन जो इतलात आई है उसके मुताबिक 110 बैरल है, यानी कि कमी हुई है उसमें $10 से $11। अगर इसी तरह जो कमी का रुझान रहे, जो कि अमेरिका का प्रेशर है सऊदी अरब और दूसरे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज पर इसको अपनी पैदावार बढ़ाएं, जो रशियन और यूक्रेन की वॉर की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जो डिमांड बढ़ रही है पेट्रोल की, उसके साथ साथ कीमतें बढ़ रही हैं। अगर तो कुछ ऐसा हो गया कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री ने अपनी इनकम, अपनी प्रोडक्शन ऑयल की बढ़ा दी और साथ साथ अमेरिका का प्रेशर है अब भी वो आता रहा, तो ये ममालिक चाहें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर सकते हैं। अगर उन्होंने कीमतों में कमी ना की, यहीं बरकरार रखी, तो इसका मतलब है 5 रुपए PDL हर महीने हमारे पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। साथ 11% की शरह से GST भी आयद होगा, जो 1 जुलाई से हमारी इतला के मुताबिक होना है। ये दो चीज़ें हैं जो अवाम के लिए खासी मुश्किल होंगी, क्योंकि वैसे तो कहते हैं पहली हुकूमत भी यही कहती थी, मौजूदा हुकूमत भी यही कहती थी कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने से ज़्यादा महंगाई नहीं होती, लेकिन दरअसल हकीकत तो ये जो हिसाब किताब बन रहा है तो 260 से ज़ायद रुपए पर लीटर पेट्रोल की कीमत कहीं जाके बैठेगी अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम की कीमतें कम ना हुई। और डीजल का तो खैर हिसाब किताब छोड़ ही दें आप। सो यही कोई हिसाब किताब बन रहा है अशरफ? जो अभी आज तक के जो अंदाजे हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, उसके मुताबिक यही हिसाब किताब बन रहा है जो आपने कहा है तकरीबन। अच्छा, ये वाली जो शराइत हैं हम इससे पहले गुज़श्ता हुकूमत में भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास मुख्तलिफ लोग भी आते रहे हैं। ये तो IMF से जो सिक्योर की थी डील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, उसमें भी हर महीने 5 रुपए पेट्रोलियम लीवी बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया था। सो ये कंटिन्यूएशन है उसी मुआहदे की? फिर वो एक मुआहदा हुआ था गुज़श्ता हुकूमत जो PTI की हुकूमत की, उस IMF के दौरान उससे दो अहम चीज़ें थी। एक क्लॉज है उस मुआहदे की, उसको PTI हुकूमत ने उसकी खिलाफ वर्जी की। दूसरी क्लॉज जो मौजूदा हुकूमत ने की, PTI ने किया कि उस वक्त था कि हर महीने उन्होंने 5 रुपए फी लीटर PDL बढ़ाना था जब तक वो 30 रुपए फी लीटर ना हो जाता। उन्होंने बढ़ाने के बजाय उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, सिफर कर दिया। साथ साथ उन्होंने जो GST था उसकी शरह भी ख़त्म कर दी, वो भी वसूलियाँ सिफर कर दी। दूसरा जो हम उस वक्त जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी IMF के साथ, जो रिटर्न फॉर्म में है, उसके मुताबिक मौजूदा बजट में पाकिस्तान में टैक्स वसूलने का हदफ 7,800 अरब रुपए होना था तकरीबन। इन्होंने उसको 7,000 कर दिया, यानी उसमें 8,000 की कमी शो की है जो बजट तजावीज़ हैं। अब नेगोशिएशन के बाद दोबारा उन्होंने एग्री की है 7,450 अरब रुपए। एक क्लास उन्होंने वायलेट की, एक इन्होंने वायलेट की। दरअसल हर गवर्नमेंट चाहती है कि जो मुश्किल फैसले लेने हैं वो ले जाएं, लेकिन हमें उसका सियासी नुकसान ना हो। बदकिस्मत
इस वक्त ज़्यादा एफर्ट हो रही है वो सियासी फ़ायदे गेन करने के, सियासी नुकसान पहुँचाने की हो रही है। पाकिस्तान की मईशत की शायद किसी को कम फिक्र है, अपनी सियासी जो साख है उसकी ज़्यादा फिक्र नज़र आती है इस वक्त हमारी हुक्मरानों को भी और PTI के लोगों को। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया। लेकिन बात तो फिर वहीं आ गई ना कि अगर पिछली हुकूमत भी इसी किस्म की कोई डील कट हो रही थी और बात यही हो रही थी, तो ये प्रेजेंट मौजूदा हुकूमत ने कोई डिफरेंट चीज़ भी नहीं की, बात तो उसी चीज़ की कंटिन्यूएशन हो गई। सो जब ये कहते हैं आप कि पिछलों ने बहुत बुरी डील कट की है IMF के साथ, सो वाकई फिर उनको भी शौक नहीं होगा और IMF नहीं मान रहा होगा, IMF नहीं मान रहा होगा तब भी, और IMF अब आपसे भी नहीं मान रहा, तो ना उनमें कोई सुर्खाब के पर लगे हुए थे या नहीं लगे हुए थे, ना आप में कोई लगे हुए हैं, तो IMF है। सो उन्होंने आपसे भी डील करना है, उन्होंने उनसे भी डील करना है, सो वो उनके साथ भी नहीं माने और वो आपके साथ भी नहीं माने ना अल्टीमेटली। सो ये पेट्रोलियम लेवी और GST और ये सारी बातें, उम्मीद की हम बात दोबारा से आपको याद दिला दें, क्योंकि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी बड़ी बात कर दी है। एक दफ़ा दोबारा इसलिए सुनाएंगे बिकॉज वी कैन नॉट बिलीव कि वो उम्मीद कर रहे हैं, अभी भी करनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसे इंडिकेटर नजर नहीं आ रहे। कहते हैं कि IMF से डील हो गई तो डॉलर जो है हमारे से बात हो रही थी कल, 182 रुपए पर वापस आ जाएगा। तो ये कैसे होगा, लेकिन एक दफा सुन लें दोबारा। जैसे ही ये वायदा हो जाएगा तो पूरी उम्मीद है कि डॉलर वापस जो है वो इंशाल्लाह ताला 182 पे जो है वो आ जाएगा। इस बारे में हमारी पूरी कोशिश भी है और इंशाल्लाह इसको लाएंगे नीचे। इसी पे बात कर लेते हैं ज़रा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद। सुहेल साहब, अब खबरें आ रही हैं तकरीबन डील तय हो गई है IMF के साथ, लेकिन राना साहब जो कह रहे हैं कि हमारी करेंसी जो डिवैल्यूएशन है ये आर्टिफिशियल है और जैसे ही डील होगी डॉलर 182 पे, चलें हम 182 भी नहीं कहते, 185, 86, 87, 190 की बात कर लेते हैं, वापस आएगा डॉलर? हुकूमत का ये दावा है कि डॉलर की रेट 182 हो जाएगा IMF आने के बाद। मेरे ख़्याल में ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि जो दुनिया में तेल की कीमतें हैं अभी भी बहुत ज़्यादा हैं और हमें ये भी नहीं मालूम कि IMF के आने के बाद जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनसे कितनी इमदाद आएगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर फ्रेंडली ममालिक से डॉलर आना शुरू हो जाएंगे तो रुपया में इस्तेहकाम ज़रूर आएगा। हो सकता है कि कुछ बेहतरी भी आए, बट 180 या 185 का लेवल मुझे लगता है कि शायद शॉर्ट टर्म में ना हो। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और पर्सपेक्टिव लेंगे क्योंकि हम इस स्टेटमेंट में थोड़े से फंस से गए हैं और एक उम्मीद दिलाई जा रही है, तो इंसान सोचता तो यही ना कुछ काम हो रहा होगा फॉर इट टू कम बैक टू 182, तो लिहाजा ये हो भी सकता है या फिर इट्स लाइक अ पाइप ड्रीम। तो हमें आबिद कयूम सुलहरी साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे भी यही बात करेंगे कि हुकूमत का दावा है कि IMF की डील बहाल होने के बाद डॉलर 182 पे वापस। आपको लगता है कि इसमें कुछ हकीकी स्टेटमेंट है, कुछ हो भी सकता है ऐसा कि नहीं? रुपए की कदर में कमी की एक बड़ी वजह वो अनसर्टेनिटी है जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक स्टाफ लेवल मुआहदा ना होने की वजह से छाई हुई है। और जो ही ये मुआहदा होता है ये तो नहीं कहा जा सकता कि रुपया जो है वो 185 पे वापस चला जाएगा, ऐसा तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये जो रुपये की कदर में जो कमी का एक सिलसिला जो है पिछले 6-7 रोज से जारी है वो थम जाएगा और रुपया एक जगह स्टेबल हो जाएगा। चूँकि IMF के आपके पास डिपॉजिट्स आएंगे, उसके बाद दोस्त ममालिक के जो डिपॉजिट्स का रोल ओवर है वो आएगा, तो उससे रुपया जो है वो मुस्तहकम होगा। शायद 2-4 रुपये वापस भी जाए, लेकिन 185 के लेवल पे बहरहाल नहीं पहुंच सकेगा। 182 तो नहीं आएगा। आबिद कयूम सुलहरी साहब ने भी कह दिया है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्ट्री। डॉक्टर साहब, आप बता दीजिए, आपको लगता है कोई चांस 182 पे डॉलर के वापस आने का? हमारे ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो आप सोचिए कि इस वक्त 9 अरब डॉलर से भी कम हो गए हैं जो स्टेट बैंक के पास है। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है कि एक IMF प्रोग्राम पाकिस्तान का जो कि चल रहा है उसमें कुछ डिले रहा है, एक तात्तुल का शिकार रहा है वो पिछले चंद माह से, और पिछले 2 माह 10 दिन जब से नई हुकूमत आई है हैव बीन नो डिफरेंट, बट द गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्राइंग टू गेट इनटू द IMF प्रोग्राम एंड स्ट्राइक अ डील। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि IMF program deal is nearly to be done in the in the next day or so. देखिए, इससे ये होगा कि ज़रूर एक सिग्नलिंग होगी कि पाकिस्तान हैज़ कम बैक ऑन अ रिफॉर्म पाथ, और जो गिरते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो बेहतर होंगे। मनीज़ विल फ्लो इन फ्राम चाइना, मनीज़ विल फ्लो इन फ्राम KSA, UAE, कतर,
सो एक फ़िज़ा जो है वो बेहतर होगी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस आएगा। ऐसा जब भी हुआ है, इससे इस्तेहकाम मिला है करेंसीज़ को अक्रॉस द वर्ल्ड। देखें, आप सब जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की करेंसी की कदर क्या होगी। आई थिंक इट इज़ हाईली अनफेयर फॉर एनी स्मार्ट पर्सन टू कमेंट ऑन द करेंसी डायरेक्टली। सो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उम्मीद करते हैं कि हम सही सिमत में जाएंगे और रुपए की कदर जो है उसमें एक इस्तेहकाम रहेगा। इस्तेहकाम आने की बात हो रही है, डॉक्टर साहब उम्मीद ही कर रहे हैं। 182 पे तो कोई नहीं मान रहा, 182 पे कोई नहीं माना है, सो 182 नहीं आया। एक वन मोर, मेरा ख्याल है कि हम एक और पर्सपेक्टिव ले लेते हैं, शायद कोई मान जाए। मतलब स्टेटमेंट आई है जी, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि 182 पे हम वापस आएंगे, तो इसलिए हम बार बार पता करने की कोशिश कर रहे हैं। खुर्रम शहजाद फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, आप बताइएगा खुर्रम के 182 लग रहा है, कुछ एक रियलिस्टिक फिगर लग रहा है कि वापस आएंगे या नहीं? हमारा जो मंथली डॉलर का आउटफ्लो है, यानी कि मैं अगर करंट अकाउंट की भी बात कर लेता हूँ, तो हमारा करंट अकाउंट का मंथली कोई तकरीबन 1.5 अरब डॉलर के करीब है, 1.25 अरब 1.5 अरब डॉलर के करीब है। और आपके पास इन्वेस्टमेंट्स अभी वैसे नहीं आ रही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इस तरह से नहीं आ रही हैं, एक्सपोर्ट्स स्लो डाउन हो रही हैं, रेमिटेंसेस ऑफ कोर्स जो है वो स्टेबल हैं और हो सकता है थोड़ी स्टेबल रहें और बेहतर ही हों, क्योंकि ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और हमारा 60-65% तकरीबन 2/3 हिस्सा जो है रेमिटेंसेस का वो मिडल ईस्ट से आता है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो लेबर तबका है वो मिडल ईस्ट की तरफ गया हुआ है। तो ओवरऑल जो इनफ्लो है, अगर ये 1.5 अरब आउटफ्लो हो रहा है करंट अकाउंट से, या फिर रिजर्व्स आप देख लें, रिजर्व्स आपके पास 9.25 अरब डॉलर हैं इफेक्टिवली, और वो तकरीबन इंपोर्ट्स का 1.5 महीने के इंपोर्ट्स बनती हैं। तो आपके पास ये 1.5 महीने के इंपोर्ट्स अगर 3 महीने की इंपोर्ट्स पे हो जाती हैं, तो फिर आपको लगता है कि 200 से नीचे डॉलर आ सकते हैं। ये एक रेंज जो है बताई जा सकती है, एस्टिमेट की जा सकती है, लेकिन ये कहना कि 180 पे आना, तो इसको मेरे ख्याल में जस्टिफिकेशन ऑफ कोर्स आनी चाहिए। एक और पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल फरहान बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वो बताएंगे जनाब, उनको कोई उम्मीद नजर आती है? फरहान साहब आप ही कुछ बता दें भाई, सबने हाथ उठा लिए। We don't have our hopes high, लेकिन आप बता दें। पाकिस्तान की बदकिस्मत तारीख में कई दफ़ा दावे भी हुए हैं इस किस्म के, माजी में भी हुए हैं, अब भी हो रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो दावे यानी सही साबित हों। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी मईशत इस वक्त इतनी कमज़ोर हो चुकी है और उसमें कई जो फैसले देर में हुए वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन उसके अलावा अब हम स्लो डाउन मोड में भी जा रहे हैं, जो कि IMF के शराइत का नतीजा है। तो ये कहना कि जनाब एकदम से ये 30 रुपए से ज़्यादा कम हो जाएगा या कुछ अर्से में कम हो जाएगा, मेरे ख्याल में ये मफरूज़ा ज़्यादा है। इस वक्त कोई यकीन से नहीं कह सकता। पाकिस्तान के हालात को ठीक करने के लिए पहले तो आपको बहुत से मुश्किल, सख्त, तकलीफ दे फैसले करने पड़ेंगे। मुख्तलिफ तबकात को, ख़ास तौर पे जो अशराफिया हैं, उन्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब पाकिस्तान की मईशत कोई बेहतर सिमत में जाएगी। वरना बदकिस्मती से तारीख तो ये रही है कि IMF की जब भी किस्त आई है तो उसके बाद हम बहुत खुश हुए हैं और उसके बाद हम थोड़ा सा रिलैक्स भी कर गए और फिर नतीजा जो का तो माजी आप देख रहे हैं, उसके बाद एक और बहरान। तो इस तरह तो गाड़ी नहीं चलेगी जिस तरह के पाकिस्तान की माजी में गाड़ी चलाने की कोशिश की गई है। शुक्रिया फरहान बुखारी साहब। सो बेसिकली ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, 182 इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। अब क्या आपको क्या लग रहा है कि मुझे क्या लग रहा है? भाई ब्रेक ले लें, हम सारों को पता है कि क्या था ये स्टेटमेंट, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट। बहुत जोर से लग रहा है ये सारा कुछ। कभी क्या हमेशा ही ऐसा होता है ना कि आप इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ देख लें, उसके बाद वही चीज़ आपको खाने का दिल चाहने लगता है। वो मनाल खान वाला नाश्ता नहीं खाने का दिल चाह रहा, वो क्या था वैसे? वो एक उसने भी मेरा नहीं ख्याल इतनी सीरियसली लिखा था। क्या मतलब है? I don't think she was trying to say कि oh this is the नाश्ता I'm having. What's the purpose of posting that picture? I don't know, but I'm sure she cannot be that. With great following comes great responsibility. Already हमारे अवाम में एक एहसास कमतरी जो है जो पैदा होता है when they see a lot of people around them, celebrities who are vacationing outside the country, और वो पता नहीं किस किस्म के नाश्ते कर रहे हैं। सो बहुत सारे लोग उसको उस तरह से नहीं देखते हैं जिस तरह हमें लगता है कि उस तरह से लोग देख रहे हैं। लोगों में एक महरूमी का एहसास भी होता है। तो विद ग्रेट फॉलोइंग कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी और की तस्वीरें चोरी करके दुनिया को बता रहे हैं कि मैं ये कर रही हूँ। साथ ये भी कह दें कि इतनी सीरियसली चीज़ें ना लिया करें। मतलब पीपल पुट अप स्टफ ऑन इंस्टाग्राम, वो जगह ही
इस चीज के लिए, तो इट्स ओके, इसको इतना मैं आपको सीरियसली क्या बता लेना। रहा था कि मेरा मैंगो शेक पीने का दिल जा रहा है, लेकिन उसमें चीनी नहीं हो सकती ना, बात डालने की जरूरत नहीं होती वैसे। आप ये वाली चीनी कट कर सकते हैं। बताना आपको, ये भी स्टेटमेंट्स की आजकल बातें हो रही हैं कि कितनी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि जी वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के मावन खुसूसी कमर ज़मान कायरा ने आवाम को महंगाई से बचने और घरेलू बजट में किफ़ायत लाने का वही मशवरा दिया है जिस किस्म के मशवरे आजकल चल ही रहे हैं। पिछली हुकूमत भी एक्चुअली देती रहती थी इस किस्म के मशवरे। तो कायरा साहब फरमाते हैं कि अवाम चीनी कम खाएं और इससे चीनी और पैसे की बचत तो होगी, और शुगर का खतरा जो है, शुगर की बीमारी जो होती है डायबिटीज, इससे पहले पीटीआई वाले भी एक साहब थे ना जो चंद दाने कह रहे थे कम चीनी इस्तेमाल करें। सारे इस किस्म की बातें क्यों करते हैं? सुन लें कायरा साहब ने क्या कहा। हम ये तो नहीं कह रहे ना कि खाना कम करते हैं, चीनी इस्तेमाल करते हैं, चाय इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज़ें जो ज़िंदगी की एसेंशियल्स नहीं है, हाँ ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारे फूड का हिस्सा है। सिर्फ अगर ये कहा गया कि आप 1 चम्मच चीनी की बजाय अगर आधा कर लें या क्वार्टर चम्मच कर लें, 3/4 चम्मच कर लें, तो अगर 1/4 हम अपनी चीनी का इस्तेमाल कम कर देंगे तो पाकिस्तान में इस वक्त आज खबर ये थी कि कुछ 4 करोड़ से ज़ायद शुगर पेशेंट्स हैं। बीमारी का भी इलाज होगा और इस शुगर माफिया के हाथों जो लोग एक्सप्लॉइट होते हैं और वो नाजायज़ मुनाफे कमाते हैं, उनको भी बड़ा सबक मिल जाएगा। पाकिस्तान में अपनी चीनी काफ़ी होगी। जी, तो चीनी नहीं खानी है आपने, क्योंकि चीनी के बड़े नुकसान हो जाएंगे। एक तो बजट भी आपका ज़रा ठीक होगा अगर चीनी कम खाएं, और फिर सेहत भी आपकी ठीक होगी। लेकिन सिर्फ चीनी ही नहीं, चाय भी ना पिए, तो चाय भी कम पिया करें। तो पाकिस्तानियों को चाय पीने की बहुत लग पता है कि आजकल पाकिस्तानी बहन भाई हमारे जो है ना मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर्टिकुलरली वहाँ जहाँ बारिश हो रही है ना। अच्छा चलो, चाय वैसे चले इसको, वैसे एहसन इकबाल साहब ने ये कहा था, लेकिन हमें कोई सुनाने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है एवरीबडी नोस कि वो क्या कह रहे थे और क्यों कह रहे थे। आप भी मेरा ख्याल है कॉफी शॉफी कट डाउन करें मईशत को बचाने में। मैंने आधी ही पिया, कट डाउन हो गई। नहीं आधी हम मेरा ख्याल है कि हम जरा इससे भी कम बनवाना शुरू कर देंगे। एक ही कप में ना हम आधा कर लिया करेंगे दोनों भाई, एक कप में बनवा के और फिर इसको आधा कर लिया बिल्कुल चम्मच से पियेंगे। अच्छा जी, ओके। और चीनी तो बिल्कुल नहीं डालनी हमने अपनी कॉफ़ी में। सोशल मीडिया पर जी अफवाहें, एक और किस्म की और चीज़ें हो रही होती हैं। तो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि उनके इजहार राय की आज़ादी जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। और हुआ क्या है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ऐसी अफवाहों की तरदीद कर रही है, लेकिन सारा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब ये खबर सामने आई कि पीटीए ने DNS मुतारिफ करा दिया, जिसके तहत गैर इखलाकी वेबसाइट्स और मवाद को ब्लॉक किया जाएगा। और इस नए निज़ाम से शहरियों की प्राइवेसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं कि प्राइवेसी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा? मतलब एक जो रिजर्वेशन सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अगर ये मॉनिटर करेंगे, हर बंदे की सर्च हिस्ट्री तक इनकी एक्सेस होगी, ट्विटर पे क्या कंटेंट देख रहे हैं, फेसबुक पे क्या कंटेंट देख रहे हैं, तो फिर यहाँ तो प्राइवेसी ब्रीच के सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। उसामा खलजी डिजिटल राइट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा अब ज़रा, आप एक्सपर्ट हैं तो हमें समझा दें कि ये जो सिस्टम ला रही है पीटीए या ले आया है पीटीए, इससे वाकई कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा हम लोगों की प्राइवेसी को, या फिर डायरेक्ट मॉनिटरिंग होगी कि हम ट्विटर पे क्या देख रहे हैं, हमने क्या गूगल सर्च किया, एटसेट्रा एटसेट्रा? देखिए, अगर आप पीटीए से पूछे तो वो कहेंगे कोई कुछ नहीं हो रहा है, आप आराम से फिक्र ना करें। लेकिन जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमें सारी इंटरनेट की सहूलतें मुयसर करते हैं, उनका ये कहना है कि ये पीटीए एक सेंट्रलाइज डीएनएस बनाने की कोशिश करती है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, आम अल्फाज में डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर होता है। तो जब आप किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन को सर्च करते हैं तो इसकी एक फोन बुक होती है जो ढूंढती है कि अच्छा ये इन्होंने लिखा है, ये हम कहाँ से इनको ढूंढ के ये वेबसाइट दिखाएं। तो वो जो है एक आपका ग्लोबल डीएनएस होता है, फिर लोकल भी होता है। पीटीए कोशिश कर रही है कि ये लोकल डीएनएस हो जाए, और वो ये भी आईएसपीज कह रहे हैं कि पीटीए आगे जाते हुए ग्लोबल डीएनएस को ब्लॉक करना चाहे। अभी इससे क्या होगा, एक तो प्राइवेसी का बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि पहले आप डिफरेंट फोन बुक से ढूंढ रहे थे, अभी एक ही फोन बुक हो गई है। जब एक ही फोन बुक होगी तो उस पे बोझ ज्यादा पड़ेगा, जिससे इंटरनेट स्लो हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरा इसमें क्या होगा कि महंगा भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप एक पे रिलाई कर रहे हैं।
तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ये कह रहे हैं कि ये दो खतरात है, लेकिन इसके अलावा जिस तरह आपने फरमाया कि प्राइवेसी के काफ़ी भी मसले हो सकते हैं। प्राइवेसी के क्यों मसले होंगे? क्योंकि अगर आप एक सिस्टम पे रिलाई करते हैं तो उसको अटैक करना हैकर्स का ज़्यादा आसान हो जाएगा, उसके ज़रिए वायरसेस जो स्प्रेड करना है वो ज़्यादा आसान हो सकता है। और इसके अलावा उसमें जो है जिस तरह आपने कहा कि प्राइवेसी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि आसानी से वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जाएगा PTA की तरफ से, जो कि रेडी हो रही है, लेकिन वो अभी ISP लेवल पे होती है। अभी PTA को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा ब्लॉक करने का वेबसाइट्स पे, जिसमें ISPs उसमें ना पुशबैक कर सकती, ना कोई सवाल पूछ सकती। और हमें ये भी मालूम है कि कहते तो हैं कि बहुत सारा हम ऑब्जेक्शनल इलीगल कंटेंट सेंसर कर रहे हैं, लेकिन 2018 में हमने अवामी वर्कर्स पार्टी की वेबसाइट, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन से पहले वो ब्लॉक हो गई थी। अच्छा उसामा, ये बड़ी मेजर अंडरटेकिंग होगी, अगर हो जाए तो इसमें कोई कानून साजी होनी चाहिए, या फिर दिस इज जस्ट एट द विम ऑफ PTA that they can actually do that, या फिर इस पे पूरी एक डिबेट होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए? असरात क्योंकि मुतअद्दिद हैं, क्योंकि इसके तो बड़े बिल्कुल रेपरकशंस हैं, मल्टीपल। ये बहुत अहम सवाल है। इसमें यही मसला आता है कि देखिए टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा कोई ना सवाल पूछता है ना कोई समझता है। दूसरा PTA का जो है ये इख्तियारात है कि वो पॉलिसी बना लेते हैं, वो फिर पॉलिसी के तहत आगे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वो कह रहे हैं कि क्योंकि जो PICA का कानून है, साइबर क्राइम लॉ, उसने कहा है कि इलीगल कंटेंट हटाना है तो हम इस तरह ये हटाएं। तो ये नहीं देख रहे हैं कि ठीक है आपने ब्लॉक करना है कंटेंट, लेकिन फिर आप किस तरह से ब्लॉक करेंगे और उसके और क्या इम्पैक्ट होगा इंटरनेट पे, उसको वो इग्नोर करें। जो उनकी क्लैरिफिकेशन आई है उसमें यही कहा जा रहा है कि नहीं जी इसका कोई ये असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप टेक्निकल एक्सपर्ट से पूछे, रिसर्च देखे, ISP से पूछे, तो यही कह रहे हैं ये मसाइल आएंगे। बहरहाल अच्छी बात यह है कि क्योंकि शोर इस पे उठ रहा है तो PTA इस पे जवाब भी दे रही है, लेकिन आगे हमें पुश करना चाहिए कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। PTA हमें गारंटी दे कि इसका जो है ये इम्पैक्ट नहीं होगा, और क्या इम्पैक्ट असेसमेंट उन्होंने किया है। अगर वो कह रहे हैं कि महंगा नहीं होगा, प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, या फिर स्पीड पे इफेक्ट नहीं होगा, तो इसका क्या सबूत है? इस पे क्या स्टडी है उनकी, इस पे क्या रिसर्च है, और क्या फैक्ट्स हैं जो हमसे शेयर कर सकते हैं जिसकी बिना पे अपना ये आर्ग्यूमेंट बेस कर रहे हैं कि ऐसा सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये इसके कॉन्ट्ररी बात कर रहे हैं। रीअश्योरेंस देनी पड़ेगी ये करने से पहले, देनी पड़ेगी। थैंक यू उसामा, बहुत शुक्रिया उसामा। चलो जी, अनदर थिंग, तो इस पे भी अभी वैसे हुआ नहीं है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि ये कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि इस किस्म की चीज़ की जाए। और ये सब होगा क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल को ख़त्म करना है। वैसे सवाल तो ये बैठता है, नहीं सवाल जल्दी से छोड़े जाएंगे कि ये ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल, ये गैर अखलाकी वेबसाइट, देयर हैज टू बी सम अदर वे ऑफ ब्लॉकिंग दीज, क्योंकि माशाल्लाह हमने इन द पास्ट देखा है कि जब भी ब्लॉक किया गया है मतलब ऐसे बन गए हैं। देखिए ऑब्जेक्शनेबल वेबसाइट इस तरह से पाकिस्तान में नहीं आप ओपन कर सकते हैं। नहीं, मतलब अब और कौन सा ऐसा मटेरियल है जो आपको लगता है कि ऑब्जेक्शनेबल है और आप उसे ब्लॉक करना चाहते हैं? मतलब और तरीके हैं टू गेट टू इट। अब जिसने जाना है वो तो बहुत से तरीके निकाल ही लेंगे, लेकिन आम पब्लिक के लिए एक्चुअली इट्स ब्लॉक्ड। एक है जो आपसे शेयर करनी है हमने, आमिर लियाकत साहब की, डॉक्टर आमिर लियाकत की कब्र कुशाई सुबह 9:30 बजे होगी। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस सर्जन डॉक्टर सामिया की सरबराही में 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। कल होगा बेसिकली ये सारा मामला। 23 तारीख हमने कल बताया था आपको, परसों इनफैक्ट अपडेट किया सर, 23 तारीख सेट हुई थी। मेडिकल बोर्ड में एडिशनल पुलिस सर्जन, माहिर अमराज क़ल्ब और फोरेंसिक मेडिसिन, जनरल मेडिसिन और न्यूरोलॉजिस्ट और फोरेंसिक एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। माहिरीन जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा के नमूने लेंगे और फिर उसको टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। अच्छा, एक यहाँ पे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि शायद कोई डेड बॉडी को वापस बाहर निकाल के उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, अस्पताल ले जाया जाएगा, या कुछ ऐसा नहीं तो होगा। इसमें होता ये है कि वहीं उसी जगह पे कब्र कुशाई होगी, सैंपल्स लिए जाएंगे और उधर ही दोबारा से उनको वापस बैरी कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसीजर होता है। और थोड़ी सी वाकई कंफ्यूजन थी, हम भी यही सोचते थे कि मतलब फिर वो क्या लेके जाया जाता है। अगर ये सारा काम तभी हो जाता जब इन्हें नहीं दफनाया था तो इट वुड हैव बीन ईजियर फॉर द फैमिली, क्योंकि फैमिली ही नहीं उनकी जा रही थी कि इनके ये पोस्टमार्टम वगैरह हों। हैविंग सेड दैट, ये बहुत कॉमन
प्रोसीजर अब हो चुका है, ये होता है, मतलब ये कोई अनयूजुअल बात नहीं होगी। दिस हैज बिकम प्रीटी कॉमन। और उनकी एक साबिका अहलिया ने यही कल पोस्ट भी किया था। अच्छा जी, जैसे जैसे पेट्रोल अनअफोर्डेबल होता जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक आम आदमी का सहारा बन सकता है, प्रोवाइडेड के पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो भी तो उसका होना ज़रूरी है। मतलब वो ख्याली प्लाव उसमें नहीं हो सकता। तो आपको ज़रा कुछ बातें याद दिलाते हैं कि सिंध जो है वो ख़ुसूसन कराची के शहरियों के लिए आरामदेह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ख्वाब जो है वो अब तक क्या है? ख्वाब। एग्जैक्टली तो वो एक ड्रीम है, उसको भी हम पाइप ड्रीम ही कहेंगे। तो ले देकर वफाकी हुकूमत ने एक ग्रीन लाइन का मंसूबा जो है वो बनाया था, जो चल रहा है, लेकिन ये मंसूबा 2.5-3 करोड़ के, आपको पता है कि शहर की सफरी ज़रूरियात के लिए पूरा बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट इंतहाई कम है। और सिंध हुकूमत ने भी अपने तौर पर पीपल्स बस सर्विस चलाने का ऐलान किया था, और इसके लिए 23 मई को कितनी बसें आई थी? 71 बसें चीन से कराची पहुंची थी, जिसमें से 10 बसें लाड़काना में चलनी थी। कल बिलावल भुट्टो ने उसका इफ्तिताह भी कर दिया। आज से लड़कानो शहर में हमारा बस सर्विस शुरू हो रहा है, पीपल्स बस सर्विस का आगाज हो रहा है। मैं इतना खुश हूं लाड़कानो का तरक्की देखते हुए। वैसे नथिंग अगेंस्ट लाड़काना और एनीथिंग, बट लाड़काना में कर दिया है तो कराची में भी कर दें, मतलब कुछ समझ नहीं। अच्छा, लेकिन बकिया 61 बसें कराची में चलाई जानी थी, लेकिन अब तक इसका कोई अता पता नहीं है। सो बिलावल, इफ़ यू आर इन कराची तो आप प्लीज़ लगे हाथ यहाँ भी इफ्तिताह कर दें। सिंध हुकूमत की ये रविश सर्टनली मतलब पुरानी ही है, तकरीबन 5 साल पूरे होने को हैं, शहरियों को आसरे पर रखा जा रहा है। जो है उसका भी फाइनेंशियल क्लोज तकरीबन हो गया है, और वो कुरंगी से सदर तक जो आएगी वो भी कंप्लीट है। ऑरेंज लाइन पे काम चल रहा है, सिंध गवर्नमेंट अपनी ADB से कर रही है, और इस तरीके से ब्लू और रेड लाइन पे भी डेवलपमेंट फेज में है। सिटी बस सर्विस हम लोग दे रहे हैं, ये जुलाई तक ऑन रोड आ जाएंगे ये बसेस जो हैं। 600 ये 37 या 35 जो बसेस हैं ये इंट्रासिटी है, ये सिर्फ कराची के लिए, और ये पहला फेज है। मेरे ख्याल में महीने 1.5 में रोड पे आनी चाहिए। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है हमारी कि इसी साल बसेस जो हैं ऑन रोड आ जाएं। जनवरी के एंड तक आपको ऑन रोड बसेस मिलेंगी इंशाल्लाह। 1000 ब्रांड न्यू बसेस एयर कंडीशन डाउन फ्लोर जो होती हैं बसेस नहीं आएंगी, जो यहाँ पे इन रूट्स पे चलेंगी, और उसकी स्टार्ट होगा पहले 200 बसेस की फ्लीट से। टाइमलाइन चेक कर रहे थे आपके, कहाँ से बात शुरू हुई, मतलब 2017, 18, 19, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन ख्वाबों में बातें कि एयर कंडीशनड हैं तो ये हैं, बट वेयर आर दे इज द क्वेश्चन। तो औरंगी से जी मैट्रिक बोर्ड ऑफिस तक 4 किलोमीटर तवील ऑरेंज लाइन मंसूबे को ही देख लें, जो कई बरसों से इल्तवा का शिकार है। 10 मई को इस प्रोजेक्ट के लिए जो 49 बसेस जो थी वो चीन से कराची पहुंची थी। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने 1 जून को मंसूबे के इफ्तिताह की डेडलाइन भी दी, मगर आपको पता है वही हुआ जो हमेशा होता है। उस डेडलाइन को गुजरे 22 दिन हो चुके हैं, मगर बसें नहीं चली। नई बसों की ज़रूरत पहले से ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है, और लोगों के पास ट्रांसपोर्ट की कोई ज़रिया अब रहा ही नहीं है। तो लिहाजा आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस वक्त कितनी बर्दाश्त भी लोगों की कम होती जा रही है। और तो शर्जील मेमन साहब से पूछ लेते हैं फिर से। हाँ बिल्कुल, उनसे पूछते हैं कि 22 दिन ऊपर क्यों हो गए। वादा करके गए थे, हमने नोट भी किया था, सारा कुछ हुआ था। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से अब शर्जील साहब, कई हफ्ते हो गए सर, कराची के लिए सैकड़ों बसें ऐलान किए थे आप लोगों ने, इन्हें यहाँ पहुँचे हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन सर्विस अभी तक नहीं शुरू हो सकी है। तो क्या बसों में कोई फॉल्ट निकल आया है या कोई और मसरफ आपने इन बसों का सोच लिया है सर? देखिए जी, बसें अल्हम्दुलिल्लाह कराची में पहुँच गई हैं, और जो भी कराची के रूट्स हैं उसमें बस स्टॉप पर काम चल रहा है। और इशू ये भी है कि जब बसें ये आती हैं ब्रांड न्यू, तो इनको एक माइलेज है वो आपने चलाना होता है, जैसे कहते हैं डेड, वो उन्होंने चलाना होता है, को बगैर वेट के भी चलाते हैं और उसमें कुछ वेट रख के भी चलाते हैं, ताकि वो बसों को, ये उनकी रिक्वायरमेंट है बसों की को चलाने के लिए पब्लिक के लिए, तो वो कुछ माइलेज चलाना होता है। तो वो मेरे ख्याल से कि
1 या 2 दिन में वो माइलेज कंप्लीट हो जाएंगे, तो हो सकता है कि हम इंशाल्लाह इसी हफ्ते में इसको पब्लिक के लिए ओपन कर लें। जिनकी रनिंग कंप्लीट हो रही है अभी, मतलब उसमें भी कुछ साल लग जाएंगे मेमन साहब, मतलब बता दें। अब ऐसा करें कि आज हम आपसे बात कर ही रहे हैं तो एक और तारीख आप हमें दे दें ताकि हमें एटलीस्ट कुछ तो पता हो कि बसें कब चलेंगी, कब तक ये बसें शुरू हो जाएंगी, लोग इनसे फ़ायदा उठाएंगे, मतलब वो सारा मरहला जो है, आपकी चेकिंग भी होगी, सब कुछ हो गया, कब स्टार्ट होगा? देखिए जी, इसमें 7 रूट्स हैं इस वक्त इनिशियली कराची में जो कि पीपल्स बस सर्विस के हैं। उसके अलावा फिर एक ऑरेंज लाइन अलग है, उसका ट्रैक भी ऑलमोस्ट रेडी है। लेकिन इन सब चीजों के लिए उधर भी बसेस जो चल रही हैं, ऑरेंज लाइन पे भी उधर भी पीपल्स बस सर्विस वाली जो बस है वो चल रही है, लेकिन उनको एक पहले खाली विदाउट पैसेंजर एक ट्रायल उनकी टेस्टिंग होती है, वो चल रही है ताकि कोई भी उसमें कोई खुदा न खासा कोई प्रॉब्लम या फनी खराबी ना हो। और ये जिन कंपनी से ली गई है उन कंपनीज की तरफ से भी एक शरायत है कि इसको पहले हमने चलाना है इसको विदाउट पैसेंजर्स, तो वो ट्रायल चल रहे हैं और 1 या 2 दिन मजीद लगेंगे मेरे ख्याल से मैक्सिमम। चले सर, सर आपको पता है ना कि बसें अगर खड़ी खड़ी भी खराब हो जाती होती हैं, मतलब वो कह रहे हैं ट्रायल चल रहा है ना बगैर पैसेंजर के चलाने का, हम 2 दिन बाद आपसे फिर बात कर लेंगे। अब पता है क्या अच्छा होता है कि सर आपको पहले पता होता है ट्रायल का, ताकि आप हमें उस वक्त डेट ना देते। अब नई बसों की इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं इन्होंने मन माना इजाफा किया है किरायों में, 50 से 60 रुपए फी स्टॉप का इजाफा रिपोर्ट किया जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों से। 80 रुपए हो चुका है किराया इस वक्त शहर के अंदर, जस्ट मेंशनिंग। तो क्या सरकारी निर्खों पर अमल दरामद कराना किसी की जिम्मेदारी नहीं है, किसी के बस में नहीं है? क्योंकि ऐसा ही लग रहा है कि फ्री मार्केट है ट्रांसपोर्टरों के लिए। ये देखिए जी, कतई ऐसी फ्री मार्केट नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स का लास्ट किराया जो बढ़ा था, जो टैरिफ उनका रिवाइज हुआ था, वो 2015 में हुआ था। अब 2015 और आज के हिसाब से डीजल और पेट्रोल के रेट्स में बहुत ज्यादा फर्क आया है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उनको पाबंद भी किया है और हमने उनसे ये वादा किया है कि आप अभी रेट्स ना बढ़ाएं। नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में हम उसको आपके रेट्स को भेजेंगे और जो फिर कैबिनेट जो अप्रूवल दिया वो उस तरह होगा। लेकिन ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से सिंध गवर्नमेंट की सख्ती से हिदायत है कि जी इसको ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाएगा, तो हम मजीद ट्रांसपोर्ट भी इंशाल्लाह ताला वो लेके आएंगे के लिए, शहरियों के लिए, ताकि लोगों को सबसे ज्यादा जो है वो सहूलत मिल सके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने कोई डेट नहीं दी क्योंकि हमारी एक पूरी एक फहरिस्त है जो हम चलाते हैं। वी वर होपिंग आप एक और डेट देंगे, हम उसमें ऐड कर देंगे और फिर दोबारा से चलाएंगे, बिकॉज देयर इज अक्यूट लैक ऑफ फेथ हियर कि बसें 3 दिन कब चलेंगी। दो आपने कहा 2-3 दिन, हम 5 दिन कर लेते हैं इसको। क्यों? टू बी ऑन अ सेफर साइड। हाँ, मैं 5 महीने दे देती हूँ आपको, टू बी ऑन अ वेरी सेफ साइड। सो मैं 5 दिन कर रहे हैं हम। 5 दिन पे होपफुली इनकी जो रनिंग आप कह रहे हैं बगैर पैसेंजर की चलानी होती है बसें, वो कंप्लीट हो जाएगी। और अब देखो 5 दिन में इन सारी बसों की अभी हो रही होंगी ना? हाँ, हो रही हैं ना, तो हो गई होंगी, मतलब अब कितने दिन और रह खैर गए। जी, अभी एक और हम ज़रा बात कर लें और ज़रा आप लोग ज़रा खर्चा और बजट वगैरह सब चीज़ें मैनेज करें क्योंकि ईद कुर्बा भी आ गई है और मवेशी मंडियाँ सज गई हैं और ख़रीदारों का रश भी बढ़ गया है। कीमतें सुनकर लेकिन लोगों के होश उड़ रहे हैं, क्योंकि देखें आप एक्सपेक्टेशन तो एक होती है ऑब्वियसली, हर साल महंगाई होनी है तो जानवर भी आपका महंगा होगा, लेकिन इतना महंगा होगा तो ये लोग बाकी ज़रा परेशान है कि ये क्या होना है, क्योंकि ये थोड़ी सी टेंशन होती जा रही है। दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ टू बी डन। और अब ज़रा रीच से बाहर हो गई हैं। ऊपर से एक और सिचुएशन ये आई है कि आपको पता है कि वो जानवरों में एक लंपी स्किन डिजीज़ जिसका हम कुछ महीनों से जिक्र कर रहे हैं, तो वो भी अब जानवरों में पाया जा रहा है, जो कि काफ़ी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि उसके बावजूद भी आप इस्तेमाल कर यूज़ कर सकते हैं, आप खा सकते हैं वो, लेकिन पकाना बहुत ज़रूरी। और वैसे जितना पाकिस्तानी पकाते हैं ना, तो लिटरली उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स और ग़िज़ा होती है वो भी हम ख़त्म कर देते हैं। कॉन्गो वायरस के 4 केसेस कल पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हुए हैं। सो कॉन्गो का अलहदा चिच्चड़ जो होती है उसका भी ख्याल रखना है। बच्चों को तो बिल्कुल ना लेके जाएं, खुद भी जाएं जानवरों की ख़रीदारी के लिए, पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहन के जाएं, जुराबे पहन के जाएं, पर्टिकुलरली स्पेशली मोजे पहनना ज़रूरी है, डायरेक्टली हाथ लगाने से गुरेज करें। कैन वी ऑल्सो रिमाइंड यू, ये जानवर तो एक जगह, फिर आपको पता है कोविड इज़ ऑल्सो ऑन द राइज, तो लिहाजा ऑलरेडी ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा रश होता है, तो मास्क भी पहन लें और अपने आप को सैनिटाइज भी रखें। कोशिश करें कि अपने आप को लोगों से ज़रा दूर भी रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रा कंपाउंड हो गई हैं, बहुत कुछ। तो डॉक्टर अली अयाज हैं, वेट हैं हमारे साथ, माहिर अमराज हैवानात। बहुत शुक्रिया आपका। अब डॉक्टर साहब अब ईद कुर्बा के लिए मंडियाँ तो सज गई हैं, इस बार महंगाई की सर्टनली एक अलहदा से परेशानी है, लेकिन ये लंपी स्किन और ये सारी चीज़ें भी, कॉन्गो ही होता था लेकिन इस दफ़ा लंपी स्किन भी है, तो उसकी कोई चेकिंग चल रही है?
एक्चुअली देखें, गवर्नमेंट लेवल पे जो है चेक एंड बैलेंस तो ऑब्वियसली होनी चाहिए, बिकॉज रिसेंटली जो डिजीज़ जो आई थी लंपी स्किन डिजीज़, इसके अलावा भी बहुत सारी जो है डिजीज़ हैं जो इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। ऑब्वियसली आप कंज्यूम करेंगे मीट या मिल्क भी जिस तरह कंज्यूम करते हैं, तो उसमें जो है गवर्नमेंट लेवल पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सेकेंडली पब्लिक को भी अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि एटलीस्ट जो जोनोटिक डिजीज़ है इससे है ये कैरी ना करे ह्यूमंस में। अच्छा, तो ऐसा करें आप डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, थोड़ी सी कुछ टिप्स दे दें कि जो लोग खुद जानवर ख़रीदने जाते हैं तो उनको क्या चीज़ चेक करनी चाहिए कि पता चल जाए कि इसे लंपी स्किन डिजीज़ है या नहीं है, मतलब क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए? देखिए लंपी स्किन जो है जिस तरह ह्यूमंस में पॉक्स वायरस है, ठीक है, ये भी इट्स अ काइंड ऑफ पॉक्स वायरस, ठीक है, कि कैप्री पॉक्स वायरस जो इनिशियली जो है साउथ अफ्रीका से जो है इसको इन्वेस्टिगेट किया गया। सो ये इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्किन पे ब्लिस्टर्स फॉर्म होंगे, शायद पहले प्रीवियसली भी आप लोगों ने इसको जो है काफ़ी दफ़ा जो है न्यूज़ वाले इसको बता चुके हैं। सो इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्किन पे ब्लिस्टर्स होते हैं। और सेकेंडली एनिमल्स की दूसरी कंडीशंस भी होती हैं जस्ट लाइक समटाइम रिस्पायरेटरी साइंस इसमें डेवलप होते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो स्किन जो ब्लिस्टर्स है, स्किन पे जो पैचेस जो हैं उससे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं लंपी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पैचेस वगैरह तो नोट करेंगे, अगर किसी वजह से इस बीमारी में मुब्तला जानवर घर आ ही जाता है, जो कि लाइकलीहुड है कि आ ही जाएगा कहीं ना कहीं, तो दूसरे जानवरों को कैसे बचाया जा सकता है, खुद कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है? देखिए ये होस्ट स्पेसिफिक वायरस है, ठीक है, मोस्टली अभी तक जो है ये कैटल्स में ही पाई गई हैं, ठीक है, एक्जॉटिक कैटल्स और यहाँ पे नेटिव स्पीशीज़ में भी। सो इट्स हाईली जोनोटिक, लेकिन स्पीशी टू स्पीशी जो है ये जोनोटिक है, ठीक है। सो अगर एक एनिमल इन्फेक्टेड है तो आप कोशिश करें कि इसको जो है इसको जवाबी आप ना करें, ठीक है। सो इसको आइसोलेट रखें, और जिस तरह आप कोरोना में केयर करते हैं, जिस तरह ह्यूमंस टू ह्यूमंस जो कोरोना वायरस जो ट्रांसफ़र होने हैं, तो इसी तरह जो है इसका भी एक्सपोजर है ऑब्वियसली एनिमल्स टू एनिमल्स। ये आपके थ्रू भी या किसी और जैसे एयर के थ्रू भी या फिर कांटेक्ट के थ्रू जो है ये एक एनिमल से एनिमल्स में जो है ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये जो है आप सेपरेट रखें, जो भी एनिमल्स इन्फेक्टेड हो तो उसको आप आइसोलेट रखें। डॉक्टर अली अयाज बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें हेल्प आउट किया है, और लोगों को हम यही कहेंगे कि प्लीज़ एहतियात करें। डॉक्टर साहब ने जो जो कहा है उसी तरह फॉलो करें, बिकॉज ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि आसानी से कुर्बानी भी हो जाए, फ़र्ज़ भी अदा हो जाए और कोई और मसला भी ना हो। आज बहुत ही कुछ स्पेशल पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात करवानी है हमने, और आपको पता है कि वैसे तो कोई भी स्पोर्ट हो उसमें महारत हासिल करना और उसमें चैम्पियन बनना किसी के लिए भी मुश्किल होता है, बट व्हेन यू आर डिफरेंटली एबल्ड तो ज़रा मुश्किलात एटलीस्ट फॉर अस हमें देख के लगता है वो बढ़ गई हैं। लेकिन कुछ लोग कितनी महारत से क्या क्या कर जाते हैं कि इंसान हैरान रह जाए। जनाब क्वेटा के शौकत खान ने कमाल किया है, ऐसे ही दोनों हाथ ना होने के बावजूद वो कराटे चैम्पियन बने हैं, और शौकत खान ने अपनी माजूरी को अपने जुनून के आगे, जैसे कहते हैं ना, रुकावट नहीं बनने दिया। उसकी परफेक्ट एग्जाम्पल, उसकी परफेक्ट मिसाल हैं ये, और साबित किया है इन्होंने सर्टनली कि इंसान अगर कुछ करने की ठान ले तो वो कर लेता है। और उन लोगों के लिए भी सर्टनली उम्मीद की एक किरण है, इनकी परफॉर्मेंस, इनकी कामयाबी, इनकी कारकर्दगी, इनका इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना जो अभी इस स्ट्रगल में है। अच्छा, ये हमने जब इनकी खबर जब हमने सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो हमने उसी वक्त डिसाइड कर लिया भाई इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है और इनसे बहुत कुछ सीखने की भी ज़रूरत है। तो शौकत खान है आज हमारे मेहमान, और शौकत खान के साथ हमें ज्वाइन किया जाकिर खिलजी ने, जो कि शौकत के कोच हैं। कोच का बड़ा हाथ होता है, तो लिहाजा हमने कहा दोनों को हम इन्वाइट करें और बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया आज कोयटा से। शौकत खान, बहुत खुशी हो रही है आपकी, जब हमने वीडियोज़ देखी तो हम हैरान रह गए कि ये किस तरह जज्बा आप में आया कि मैंने तो ना सिर्फ कराटे करना है, मैंने चैंपियनशिप लेवल तक करना है। और शौकत चूंकि पश्तो में बात करते हैं इसलिए जाकिर तो हमारी मदद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाकिर, इन्हें समझ में आती है उर्दू? हमने इनसे पूछा है कि कैसे उर्दू समझ में आती है, तो फिर शौकत बताइएगा आप, मतलब आपकी ये माजूरी पैदाइशी है, लेटर ऑन ज़िंदगी में कुछ ऐसा सानेहा हुआ और कैसे फिर आपने इसको ओवरकम किया, इसको अबूर अपने जहन में ये रुकावट दूर की और फिर ये कराटे सीखना शुरू किया?
هو سرجیزه پیدا مالا سونه پیدا شینستا کراچی ما شغل اول ما فوتبال کول بیا ما کلب زبوت کمنو راځه کلب ته ما سره کراچی شروع کړ دوی څو شپې کلب تر کلب ذاکر استاد ما داخله اخلم ذاکر استاد اوسې راځه هغه زه رانه بس وګورئ بس ذاکر استاد پریکټیس راکوي پریکټیس اول څو مشکلات راځي ډېر مشکلات ډېر راته ذاکر صاحب هم ډېر خواري سره اوس دا شکر د دې چې رسیدل ہے ذاکر बताइएगा आप ये क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि मेरी जो मजबूरी है मैं पहले फुटबॉल खेलता था फुटबॉल से मैं इस कराटे फील्ड में मेरा एक दोस्त था मुझे ले गया था मेरे क्लब में आया था तो वहाँ पे देख के मुझे शौक पड़ा तो फिर मैं उस्ताद ने जितने भी हमारे उस्ताद है बड़ी मेहनत की हमारे साथ आपका भी नाम ले रहे हैं मैं इस लेवल पे बैठा हूँ जी तो आप इनके कोच हैं बेसिकली सो आपके पास मतलब जब ये आए जाकिर आपसे भी ये सवाल पूछ लें तो आपको लगा कि ये कर लेंगे मतलब उस्ताद का इनकरेज करना उस्ताद का आपको हौसला देना उस्ताद का आपको हाथ पकड़कर आगे बढ़ना भी ज़रूरी है ना जी बिल्कुल ये जब आज से 10-11 साल पहले मेरे पास आए थे तो मुझे लगा नहीं था कि ये कर पाएंगे उसने कहा कि सर एडमिशन चाहिए मैंने कहा यार आपके लिए तो बिल्कुल ओपन है तो जब ये आए एक 10-15 दिन साल 2 साल तक तो मेरे लिए बड़ी मुश्किलात रही शौकत खान बाकियों से बहुत बेहतर है पिक बहुत करता था किसी भी चीज को अभी माशाल्लाह बहुत बेहतर है पहले मेरे लिए बहुत मुश्किल होती थी बहुत ज्यादा मगर आपने भी हिम्मत नहीं आ रही इनके साथ मतलब मुश्किल तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं लेकिन एक तो उनका अपना जज्बा शौकत का कि भाई डिस्पाइट जो है मैं ये करके दिखाऊंगा और फिर आपका उस पे एतमाद करना कि ये हो सकता है और मैं इनकी मदद करूंगा कुछ ट्रेनिंग के हवाले से जाकिर ज़रूर बताइएगा कि शौकत की ट्रेनिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है बिकॉज ऑब्वियसली हम एक ट्रेडिशनली जो देखते हैं तो उसमें हाथ पैर दोनों की ही ज़रूरत होती है अगर कराटे की बात हो तो इनकी क्या ट्रेनिंग कोई मुख्तलिफ अंदाज से हुई थी नहीं मैं इसके बिल्कुल इसके ट्रेनिंग है वो आम लोगों को मैं देता हूँ अगर मैं किसी को पंचिंग देता हूँ तो पंचिंग के उस बैग पे ये किक मारता है तो कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं है जो बाकी लड़के करता है वो ये कर सकता है सो ये कैसे मैनेज होता है मतलब ये जाहिर है जब इनका मुकाबला किक्स से ही होता है किक्स का कंपटीशन होता है या अगला पंच भी इनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और ये अपनी टांगों से रोकते हैं इसको जी बिल्कुल क्लब में शो फाइट्स होती है लेवल पे है तो जो लड़का इसका मुखालिफ होता है कोशिश करता है पंच मारता नहीं है किक से ही वार करता है किक से ही वार करता है बहुत मारा है अच्छा हमने सुना है कि ये सिर्फ कराटे ही के चैंपियन नहीं है बल्कि काइट फ्लाइंग भी करते हैं सॉकर भी खेलते हैं मतलब हर स्पोर्ट में ये इन्वॉल्व हैं और हर स्पोर्ट को इन्होंने अबूर किया हुआ है ऐसा ही है शौकत बताएं जी बिल्कुल जी सर तो क्या ये पैरों का इस्तेमाल करते हैं जैसे काइट फ्लाइंग की ही बात कर लें पतंगबाजी की बात कर लें तो ये तो बहुत ही कोई मुश्किल मतलब सोच के भी हम सोच रहे हैं कि किस तरह है ये फुटबॉल खेल सकता है क्रिकेट खेल सकता है लूडो खेल सकता है पतंगबाजी कर सकता है खेल सकता है शौकत से एक सवाल करना चाहते हैं हम जाकिर आप हमारी मदद कीजिएगा कि मतलब ज़िंदगी में इनके ऐसे मौके आए जब इनको लगा कि इनका हौसला कम है या हौसला कम हो रहा है क्या ये ख़ुद अपने आप को फिर हौसला देते थे या इनके वालिदैन या दोस्त या इनके उस्ताद इनकी मदद करते थे क्योंकि एक आदमी जिसकी बज़ाहिर ज़िंदगी में कोई कमी नहीं होती वही हिम्मत हार देता है तो शौकत तो सबके लिए मिसाल है फिर बिल्कुल बिल्कुल هو سجيد ما تقول دير زيارة كيلس ما كوي ما دير زورة كوي زورة كوي وما دا كيلس كوي كرتن دوالان طول تي كوي شيء كلمة يمت مارا وسار صون أرس خلق ويا غادي واي يمت مارا وتقبل سبورت توجه وركنا يا وزدا شكر توجه دروس ورکړی د سپورت د کرکټ مینز د فوتبال مینز د
बुढ़ाई फा कवायसम आर्कियल कवायसम मुझ डोमेस्टिक हम कवायसम। ये बिल्कुल ये कह रहा है कि पहले मुझे बड़ा मसला था, मसला बहुत ज्यादा था मेरे पास, तो दोस्तों ने भी कहा कि नहीं आप कर सकते हो, क्वालिटी है, आप में ये क्वालिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। उसके बारे में तो मतलब हमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं उनको करते हुए, तो यकीनन ये सब कुछ कर ही सकते हैं। ये भी बताइएगा शौकत और आप, बल्कि जाकिर आप इनसे पूछ लें कि कभी ट्राई किए स्पेशल ओलंपिक्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अब तो इतने मौके हैं, इतने ज़्यादा फोरम्स हैं जहां जाया जा सकता है, अपनी महारत दिखाई जा सकती है, जहां दुनिया में आप मतलब चैंपियन बन सकते हैं। तो पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा स्पेशल ओलंपिक्स का फोरम है, उन्होंने अप्रोच किया है इनको, या फिर ये जाना चाहते हैं उधर उनको ज्वाइन करना? जी हमारी बात कई जगह हो चुकी है, लेकिन फैसिलिटीज ना होने के बराबर और गवर्नमेंट की तवज्जो ना होने के उसमें तो है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल मैंने तकरीबन कोई हमारी बहुत कोशिश रही है कि शौकत खान को सबसे पहले इसका हाथ लगाएं, वो जो दिमाग के साथ कंट्रोल होते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने डोनेशन भी जमा की थी। और ओलंपिक्स के लिए हम लोगों ने तकरीबन कोई बहुत सारे भागदौड़ किए, पर कोई वो नहीं बन रहा है, तरतीब हम लोग साथ नहीं बन रहे हैं। लेकिन है इसमें क्वालिटी है, ये मुल्क के लिए मुल्क को कौन गोल्ड मेडल ला सकता है इंशाल्लाह। जाकिर हम यहाँ अपने प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर अपील करते हैं हुकाम से, स्पेशल ओलंपिक्स और दीगर भी हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशन के हुकाम कि शौकत को मदद की ज़रूरत है। और सबसे पहले तो इनका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक हाथ होता है, लिम्ब होता है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, होते हैं अब तो ये बड़ी कॉमन चीज़ हो चुकी है। और अगर आप कह रहे हैं कि आपने उसके लिए फंड्स भी इकट्ठे किए हैं, तो कोई मसला होना नहीं चाहिए कि बाकी फंड्स जमा किए जाएं और इनको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएं। दूसरा ये हमारे शो पे स्पेशल ओलंपिक्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स आते रहते हैं, उनसे हम इल्तिजा करेंगे कि प्लीज़ इनके साथ रब्ता करें और हमारी अगर कोई मदद चाहिए हो तो हम भी मदद देने को तैयार हैं। और ये रब्ता करें, क्योंकि ये टैलेंट तो कोई आम टैलेंट है ही नहीं, इसको तो डेफिनेटली शोकेस करना चाहिए पूरी दुनिया के सामने। अच्छा जी, हमारे पास खबर आ रही है अफगानिस्तान से। थैंक यू बाय द वे शौकत आपका और जाकिर खिलजी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पे। शौकत बड़ा फख्र है हमें आपकी कारकर्दगी पर, इंशाल्लाह आपका कामयाबियों का सफर। बाय द वे हम अपने मसलों की बातें करते रहते हैं और इधर देखिए लोग कह रहे हैं कि जी मसले दूसरी जगह, हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे किस तरह बढ़ रहे हैं। क्यों जानने वाले हैं स्पेशल ओलंपिक्स वाले, तो आप उनसे पर्सनली एब्सोल्युटली भाई, ये फोरम जिस पे हम बात कर रहे हैं तो आई एम श्योर ये बात उनकी तरफ पहुंच भी गई होगी और हम अपनी पर्सनल भी कोशिश करेंगे। ज़माना था जब स्क्वॉश में पाकिस्तान का कोई सानी नहीं था, लेकिन बदकिस्मती से अब इस खेल में हम दुनिया से काफ़ी पीछे रह गए हैं। और ऐसे में 18 साला नूर जमान है, हमारे स्क्वॉश के सुनहरी दौर में वापसी की उम्मीद को ज़िंदा रखा है इन्होंने। हाल ही में इन्होंने थाईलैंड में होने वाली एशियन जूनियर इनफरादी स्क्वॉश चैंपियनशिप में कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान के टॉप जूनियर प्लेयर्स में इनका शुमार होता है। आज जियो पाकिस्तान में हमने इन्हें दावत दी है। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। नूर जमान, क्या हाल है आपका और क्या कमेंडेबल आपकी सक्सेस है, आपकी जीत है, बताइएगा। अक्सर उसी चीज़ का शौक होता है, उसी स्पोर्ट का शौक होता है जो कि चल भी रहा होता है, जिसमें हम टॉप में ही होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में आपको पता है क्रिकेट है, तो स्क्वॉश में आप कैसे आ गए? जी सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये टाइटल मैंने अपने नाम किया है। फिर स्क्वॉश में ऐसा नहीं है, ये हमारी फैमिली गेम है। मेरे जो दादा कमर जमान साहब वो भी वर्ल्ड चैंपियन थे और उनकी वजह से मैं स्क्वॉश में हूँ, उन्होंने मुझे स्क्वॉश में डाला है और ये हमारी एक फैमिली गेम है। फैमिली में हमारे बहुत सारे प्लेयर है, अभी कोई भी नहीं है, सब मैं हूँ बस। अच्छा तो नूर अब ये बताइएगा कि हमने डीएनए बेसिकली, हाँ हमने स्क्वॉश में मतलब पाकिस्तान ने सुनहरी तरीन दौर देखा है स्क्वॉश का। अभी आप पाकिस्तान में स्क्वॉश को कहाँ रेट करते हैं ग्लोबल लेवल पे? हम दुनिया में सही हमारी प्रोग्रेस चल रही है, हम बहुत पीछे हैं, मेहनत करनी है, क्या स्टेटस है हमारा? जी पहले तो 40 साल पाकिस्तान का पूरी दुनिया में राज था स्क्वॉश के लिहाज से, और उसके बाद बहुत बड़ा गैप आ गया। पाकिस्तान बिल्कुल नजर ही नहीं आया कि किधर चली गई। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फेडरेशन हमें बहुत सपोर्ट कर रही है और अभी इंशाल्लाह हम वापस आ गए और आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, आप अपने तौर पे आपने चैंपियनशिप जो है थाईलैंड में आप वहाँ गए, अपने तौर पे जब इंसान जाता है तो मतलब फाइनेंशियली आपने खुद को सपोर्ट किया, आपकी ट्रेनिंग, आपकी पार्टिसिपेशन, सब कुछ आप पे ही था? नहीं, ये सब पाकिस्तान फेडरेशन ही किए, को ट्रेनिंग, डाइट, सब कुछ पाकिस्तान फेडरेशन की तरफ से था, मैंने खुद कुछ नहीं किया। अच्छा, ये तो बड़ी हमें खुशी हुई कि पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन जो है फाल भी है एंड इट्स वर्किंग, और खासतौर पे आप जैसे टैलेंट को आगे लेके जा रहा है। क्या ट्रेनिंग होती है आपकी? मतलब यू आर 18 और आप कह रहे हैं ये लिटरली आपका फैमिली में ही है, आपके डीएनए में है कि आप लोग स्क्वॉश खेलते हैं, तो बचपन से ही आप खेल रहे थे, यानी लिटरली कोई 8-9 साल की उम्र से? जी, जब मैं 7 साल का था मुझे दादा ने स्क्वाश पे डाला था, और मुझे सीरियसली मैं आपको बताऊं, मुझे स्क्वाश कोई शौक नहीं था। दादा मुझे घर में ही मारता था, स्क्वाश ही मारता था, खेल। उसके बाद मैंने आहिस्ता जब 14-15 साल की उम्र में आया, 16 साल की, तो मैंने सही ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो उसके बाद मैं पाकिस्तान में अच्छे प्लेयरों को, बाहर मुल्क में इंटरनेशनल प्लेयरों को जीतने शुरू हुआ, तो मुझे उधर से अंदाजा हुआ यार मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग करूँ तो मैं सब जीतूँ, तो इससे अच्छा कि मैं ज़्यादा ट्रेनिंग करूँगा तो मैं पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकता हूँ। तो ये हो गया। तो ये मतलब दादा के डंडे से मामला शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद आपकी अपनी विल भी शामिल हो गई ना इसमें? जी बिल्कुल, दादा के डंडे से वो हुआ था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत शौक है स्क्वाश है, और इंशाल्लाह मैं आगे जाके पाकिस्तान तो आगे के क्या इरादे हैं? शौक ना हो तो कर भी नहीं इंसान सकता, तो आगे क्या आगे की प्लान जो है वो नेक्स्ट मंथ ब्रिटिश जूनियर आ रही है इंग्लैंड में, फिर उससे अगले महीने अगस्त में वर्ल्ड जूनियर आ रही है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 टूर्नामेंट बहुत बड़े टूर्नामेंट है, एशियन जूनियर और ब्रिटिश जूनियर और वर्ल्ड जूनियर। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक गोल तो पूरा हो गया, अभी नेक्स्ट मंथ ब्रिटिश जूनियर में फुल फोकस ब्रिटिश जूनियर पे इंशाल्लाह। गुड लक नूर जमान, और ब्रिटिश जूनियर एंड वर्ल्ड जूनियर। मुझे यकीन है कि आप जीत के आएंगे तो हमारी दोबारा मुलाकात होगी और उस पर फिर हम बात करेंगे। Thank you and congratulations for this victory जो लेटेस्ट अभी आपने थाईलैंड में हासिल की है। जबरदस्त। अच्छा जी, एक खबर जिसने बड़ा हमें अफसरदा कर दिया कल, ज़रा तशवीश भी है लेकिन दुआ भी साथ साथ चल रही है। कोरोना में मुब्तला होने के बायस जो हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर हैं ज़हीर अब्बास, ये लंदन में ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, ज़ेरे इलाज हैं। दुबई से ट्रैवल कर रहे थे, उस दौरान कहीं इन्हें कोरोना हुआ और इन्हें इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा गया है। एशियन ब्रेडमैन कहलाए जाने वाले ज़हीर अब्बास के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है, बेतहाशा इनकी खिदमत हैं, मतलब ये इज़ अ हाउस होल्ड नेम इन पाकिस्तान। ही हैज़ दैट सर्टनली लेजेंड वाला स्टेटस हमारे मुल्क में, और हमारी ढेरों दुआएं, नेक तमन्नाएं इनकी फैमिली के लिए, इनके लिए कि अल्लाह ताला इन्हें जल्द रूबा सेहत करे और ये ठीक ठाक होकर वतन वापस आएँ। आमीन। और इंशाल्लाह वी कैन सी यू टुमारो।